हेलो गाइस, वेलकम टू स्टडी फॉर एग्जामिनेशन। हम लोग सेल डिवीज़न को पढ़ रहे थे, कोशिका विभाजन को। इसका ये पार्ट 2 है। पार्ट 1 में हम लोग ये देख चुके थे कि कोशिका विभाजन कितने टाइप के होते हैं। तो जो हम लोग पढ़ चुके हैं इससे पहले वाले वीडियो में, उसको थोड़ा देख लेते हैं कि क्या क्या पढ़ लिए थे और क्या बचा हुआ है, क्या पढ़ना है आगे। तो हम लोग ये देख चुके थे कि सेल डिवीज़न 3 टाइप्स के होते हैं। पहला था आपका माइटोसिस, जो कहा था समसूत्री विभाजन। दूसरा था आपका मेयोसिस, जो कहा था अर्ध सूत्री विभाजन। और तीसरा था आपका अमाइटोसिस, मतलब कि आपका असमसूत्री विभाजन। इस चीज़ों को हम लोग पढ़ चुके थे, ठीक है। अब ये दिख रहा था कि जब भी कोई सेल डिवाइड होता है तो डिवाइड होने से पहले कोई भी सेल, कोई पेरेंट सेल दो डॉटर सेल पे डिवाइड हो रहा है, तो डिवाइड होने से पहले ये अपने आप को उतना प्रिपेयर करता है कि ये 2 पार्ट में बंट सके। ये अपने अंदर ही अंदर अपने आप को इतना ग्रोथ करता है कि ये 2 पार्ट में बंट सके। अब जब ये कंप्लीट अंदर से ग्रोथ हो जाता है, इसके अंदर जो भी चीज़ें चाहिए, जो भी क्रोमोसोम्स है इसके अंदर, वो उसको दोगुना कर लेता है, डीएनए को रेप्लिकेट करता है, बढ़ाता है, उसको कॉपियाँ कुछ ज़्यादा बनाता है, प्रोटीन्स को बढ़ाता है, तब जा कर के ये 2 भाग में बढ़ता है। तो ये अंदर में जितना भी प्रोसेस होता है इसको कहा जाता है इंटरफेज कहा जाता है। इस चीज़ को हम लोग देख चुके थे, ठीक है। इंटरफेज भी 3 प्रोसेस से गुजरता था। इस पे प्रोसेस था पहला जीवन फेज, पहला प्रोसेस था आपका जीवन फेज। दूसरा प्रोसेस था आपका एस फेज और तीसरा था आपका G2 फेज। इन तीनों को भी हम लोग देख चुके थे। जीवन फेज में ये था कि ये अपने आप को ग्रोथ करता है, अपने अंदर प्रोटीन को बढ़ाता है। ये आपका जीवन फेज था। अपने अंदर जितने भी क्रोमेटिक चीज़ें हैं उसको क्या करता है, ये बढ़ाता है। एस फेज था आपका सिंथेटिक फेज मतलब यहाँ पे वो क्या करता है कि डीएनए को रेप्लिकेट करता है, डीएनए को अपना क्या करता है, बढ़ाता है, ठीक है। G2 फेज में भी वही था कि यहाँ पे ये क्या करता है, अपने आप को ग्रोथ करता है अंदर ही अंदर और प्रोटीन्स वगैरह का निर्माण करता है, ठीक है। एस फेज में क्या था, डीएनए को रेप्लिकेट करता है। जीवन फेज और G2 फेज ऑलमोस्ट दोनों इक्वल ही है, ठीक है। तो ये था आपका इंटरफेज। अब जब इंटरफेज कंप्लीट हो जाता है, मतलब कि एक कोशिका परिपूर्ण हो चुका है कि वो बढ़ सकता है, 2 पार्ट में बढ़ सकता है, 2 डॉटर सेल का निर्माण कर सकता है। तो यहाँ तक इंटरफेज कंप्लीट होता है। इंटरफेज के बाद आता है आपका एम फेज। और इंटरफेज जो है, तो ये जो है ये आपका किसी भी कोशिका विभाजन से पहले होता है, वो माइटोसिस हो या मेयोसिस हो, इन दोनों से पहले इंटरफेज होता है। अपने आप को कोशिका रेडी करता है जीवन फेज, एस फेज और G2 फेज से, ठीक है। अब देखिए आप, इसके बाद एक फेज आता है, वो है एम फेज। ये भी मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि आपका 2 फेज से गुजरता है कोई भी सेल डिवीज़न से पहले, एक इंटरफेज, दूसरा एम फेज। इंटरफेज में 3 प्रोसेस होते हैं, G1, एस फेज और G2 फेज। इस चीज़ को हम लोग देख चुके हैं। अब एम फेज होता है आपका मल्टीप्लिकेशन फेज या फिर डिवीज़न फेज। यहाँ पे जाकर के कोशिका अपने आप को डिवाइड करता है, ठीक है। तो ये जो इंटरफेज होता है इन दोनों से पहले होता है। अब क्या होगा, एम फेज होगा। अब जब एम फेज होगा तो पहले तो डिसाइड ये होगा कि इसमें मेयोसिस होगा या माइटोसिस होगा। यदि माइटोसिस होगा तो ये अपने तरीके से होगा। माइटोसिस में क्या होता है, कोई भी सेल अपने ही जैसे साइज़ का और अपने ही क्रोमोसोम्स का जितना नंबर होता है इसमें क्रोमोसोम, उतना ही नंबर का ये सेल डिवाइड करता है, बनाता है। मेयोसिस में क्या होता है, ये अर्धसूत्री होता है, ये समसूत्री होता है, जबकि ये आपका अर्धसूत्री होता है। इसके हिंदी वाले नाम में ही स्पष्ट पता चलता है, क्लियर पता चलता है कि यहाँ पे जो भी क्रोमोसोम्स होंगे वो क्या हो जाएंगे, आधे हो जाएंगे, और जो साइज़ होगा वो भी आधा हो जाएगा।
बात करें क्या माइटोसिस का, तो ये हम लोग देख चुके थे कि इसमें ये अमीबा, जीवाणु, ईस्ट, नीलहरित शैवाल में होता है माइटोसिस, ठीक है। तो ये चीज़ हम लोग देख चुके थे। अब हम लोग एम फेज को सही से पढ़ेंगे, ठीक है। क्या क्या है, कोशिका अपने आप को ग्रोथ कर चुका है इंटरफेज में पूरी तरीके से। अब क्या होगा इसमें, या तो माइटोसिस होगा या तो मेयोसिस होगा। माइटोसिस होगा तो भी M1 फेज़ में जो प्रोसेस वो होगा, और यदि मेयोसिस होगा तो भी M फेज़ के अंदर जो प्रोसेस होते हैं वो होगा। M फेज़ में क्या होता है, देखिए कोई भी कोशिका है, इस कोशिका के अंदर क्या होता है, केंद्रक होता है। इस केंद्रक के अंदर क्या होते हैं, बहुत सारे क्रोमोसोम्स होते हैं, ठीक है। अब एक चीज़ ध्यान रखिए, केंद्रक तो होता ही होता है, साथ साथ बाहर में एक सेंट्रियोल्स होता है, ये होता है सेंट्रियोल्स होता है, ठीक है। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। और ये क्या होता है, ये सेंटर होता है, ये न्यूक्लियस होता है, ओके। तो पहले तो आपका ये जो न्यूक्लियस है पहले ये डिवाइड होता है, पहले ये न्यूक्लियस क्या होगा, ये डिवाइड होगा। उसके बाद जाके इसका अदर पार्ट मतलब क्या, ये कौन सा पार्ट है, न्यूक्लियस के बाहर जितने भी यहाँ पे लिक्विड होते हैं उसको क्या कहा जाता है, उसको साइटोप्लाज्म कहा जाता है। हम लोग पढ़ चुके हैं कि न्यूक्लियस के अंदर जितने लिक्विड होते हैं उसको न्यूक्लियोप्लाज्म कहा जाता है, और न्यूक्लियस से बाहर जितने भी लिक्विड होते हैं उसको साइटोप्लाज्म कहा जाता है, ठीक है। तो अब हम लोग देखते हैं एम फेज़ को, ठीक है। तो एम फेज़, इससे पहले लोग इंटरफेज़ पढ़े, इंटरफेज़ के बाद क्या होगा, एम फेज़ होगा। और एम फेज़ चाहे आपका मेयोसिस हो या माइटोसिस हो, ये दोनों में होगा, ठीक है। तो एम फेज़ में क्या होता है, तो ये दो टाइप्स के होते हैं, ये दो टाइप्स का होता है। दो टाइप का क्या होता है, पहला होता है आपका जो न्यूक्लियस का डिवीज़न होता है वो होता है। तो न्यूक्लियस का डिवीज़न मतलब केंद्रक का विभाजन। तो केंद्रक का विभाजन को क्या कहा जाता है, आपका कैरियोकाइनेसिस, कैरियोकाइनेसिस, ठीक है, केंद्रक विभाजन, ओके। अब देखिए अब दूसरा क्या होता है, तो दूसरा होता है आपका साइटोकाइनेसिस, ओके। ये दो चीज़ होता है। ये आपका जो साइटोप्लाज्म का डिवीज़न है, जो आपका कोशिका द्रव में जो आपका होता है, कोशिका द्रव का जो विभाजन होता है उसको कहा जाता है साइटोकाइनेसिस। ये आपका केंद्रक विभाजन है। अब केंद्रक विभाजन में क्या होता है कि देखिए ये चीज़ 4 फेज से गुजरता है, ठीक है। ये क्या होता है, ये 4 फेज से गुजरता है। पहला फेज है आपका प्रोफेज, जिसको कहा जाता है प्रोफेज, ठीक है। ये जो 4 फेज है यही इम्पोर्टेंट है, क्वेश्चंस यहीं से बनते हैं। बाकी उधर की चीज़ें से क्वेश्चंस कम बने, यहाँ से ही ज़्यादा बनता है, ठीक है। कि जो एम फेज़ है यहाँ पे कितने प्रोसेस हैं, प्रोफेज है, जिसको कहा जाता है प्रथम अवस्था या फिर प्रारंभिक अवस्था। दूसरा होता है आपका मेटाफेज, जिसको कहा जाता है मध्य अवस्था, ठीक है। मेटा मीन्स होता है ये मिडिल, ठीक है। प्रो मीन्स होता है ये पहले, तो प्रो मीन्स पहले मतलब पहले का अवस्था, मेटा मीन्स मिडिल मतलब मिडिल का अवस्था, मध्य अवस्था, ठीक है। सी होता है आपका एनाफेज, और एना मीन्स होता है बैक, पीछे की बात है, ठीक है, एनाफेज। तो इसका मतलब होता है आपका एनाफेज मतलब कि पीछे का अवस्था, ठीक है, पश्चावस्था इसको बोल सकते हैं, पश्चावस्था। और लास्ट होता है आपका टेलोफेज, जिसको कहा जाता है अंतिम अवस्था, ठीक है, या फिर अंत्यावस्था जिसको कहा जाता है, अंत्यावस्था इसको कहा। तो ये 4 फेज से होकर गुजरता है। हम लोग देखेंगे पहले प्रोफेज को, ठीक है। देखिए प्रोफेज में सिर्फ इतना ध्यान रखिए कि जब यहाँ पे न्यूक्लियस का डिवीज़न होता है ना, तो प्रोफेज में क्या होता है कि जीन का हेराफेरी होता है। मतलब जीन क्या होता है कि मान लीजिए यहाँ पे ये क्रोमोसोम्स थे, ठीक है, तो ये 2 पार्ट में बंटने लगता है। ये 2 पार्ट में क्या होता है, बंटने लगता है इस तरीके से। अब 2 पार्ट में बंटने लगता है
तो मान लीजिए यहाँ पे पेरेंट्स क्रोमोसोम है, तो इसमें जो भी लक्षण है, यदि उसके पेरेंट लंबे हैं तो वो जो डीएनए है वो इसमें आ जाता है या फिर इसमें आ जाता है, और ये आगे जाके सेपरेट हो जाता है। इस तरीके से ये सेपरेट हो जाता है, ठीक है। अब जिसमें भी ये जीन जाएगा, ठीक है, जहाँ से फर्टिलाइजेशन शुरू होगा, ठीक है, अब वहाँ से जो बच्चा निकलेगा उससे उस पर जो पेरेंट्स का लक्षण होता है वो प्रोफेज की अवस्था में ही होता है। मतलब कि पेरेंट का लक्षण जो आपका डॉटर सेल पे आता है वो किस पे आता है, वो आपका प्रोफेज में ही आता है, ठीक है। देखिए प्रोफेज में जो सेंटर का जो डिवीज़न होता है, जो न्यूक्लियस का जो डिवीज़न होता है, उस पर और भी कुछ चीज़ें को हम लोग सही से देख लेते हैं, ठीक है, कि आखिर वो होता कैसे है। बाकी ये चीज़ें काफ़ी है एग्ज़ाम्स में कि प्रोफेज में क्या होता है कि आपका जीन का हेरा फेरी होता है, जीन का क्रॉसिंग ओवर होता है। क्या होता है? क्रॉसिंग ओवर होता है जीन का, ठीक है, क्रॉसिंग ओवर होता है जीन का। बाकी देख लेते हैं इसको कि न्यूक्लियस का डिवीज़न सही से कैसे होता है। तो कैरियर काइनेसिस में पहला क्या है? प्रोफेज। अब प्रोफेज में चलिए देखते हैं। मान लीजिए कि ये है आपका एक सेल, ठीक है। आपको पता है सेल के बीच में ये तो क्या होता है? न्यूक्लियस होता है, ठीक है, न्यूक्लियस होता है। अब इसके बाहर एक जगह पे एक बिंदु होता है, उसको कहा जाता है सेंट्रियोल्स। सेंट्रियोल्स कहा जाता है, ओके। ये क्या है? न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस में क्या है? बहुत सारे लिक्विड होते हैं, ठीक है। तो ये क्रोमोसोम तो यहीं पे होता है। क्रोमोसोम क्या होता है? यहीं पे होता है, ठीक है। ये क्रोमोसोम क्या होता है? बढ़ना शुरू होता है। ये क्या होता है? क्रोमोसोम ये अपने आप को और बढ़ाता है, ठीक है। क्रोमोसोम्स क्या हो, कुछ ज़्यादा हो गए यहाँ पे, इस तरह से जो गुणसूत्र है वो क्या होगा? पतली झिल्ली टाइप से कुछ ज़्यादा हो गया। अब देखिए यहाँ पे कि ये जो न्यूक्लियस था ना, ये जो न्यूक्लियस है ये धीरे धीरे टूटना शुरू होता है। ये धीरे धीरे क्या होगा? टूटेगा तभी तो ये एक दूसरा न्यूक्लियस बनाएगा ना। एक न्यूक्लियस टूटेगा तभी तो दो न्यूक्लियस बनाएगा। तो ये क्या होता है? टूटना शुरू हो जाता है। अब देखिए यहाँ पे ये क्या करता है कि यहाँ से ये क्या करता है कि ये जो क्रोमोसोम्स हैं, ये जो आपका जो क्रोमैटिक है वो क्या होता है कि दो पार्ट में बांटना शुरू हो जाता है। इस तरीके से क्या होता है? ये बांटना शुरू हो जाता है, ठीक है। अब ये जो आपस में मिलते हैं ना, इसको कहा जाता है सेंट्रोमियर कहा जाता है। इसको सेंट्रोमियर इसको कहा जाता है। ये सेंट्रोमियर क्या है? देखिए हम लोग पढ़े थे कि न्यूक्लियस डिवीजन से पहले कैरियोकाइनेसिस, साइटोकाइनेसिस, मतलब एम फेज से पहले ये क्या था? इंटरफेज था। और इंटरफेज में हम लोग पढ़े थे कि उसमें जो G1 फेज था, G2 फेज था, उसमें वो प्रोटीन का निर्माण करता है सेल, ठीक है। तो यहाँ जो बीच में होता है, यहाँ पे प्रोटीन का कॉम्प्लेक्स होता है, इसी को कहा जाता है सेंट्रोमियर, ठीक है। अब देखिए आप इसके इस साइड, इसके इस तरफ और इसके इस तरफ, दोनों साइड में उस एक चीज़ होता है जो दोनों को अलग करता है, ठीक। उसे कहा जाता है काइनेटोकोर कहा जाता है। काइनेटोकोर से कहा जाता है। कोर मीन्स होता है काम। कोर मीन्स क्या होता है? काम होता है। और काइनेटो मीन्स होता है अलग करना होता है, सेपरेट करना होता है, अलग करना होता है, अलग करना होता है, ठीक है। तो अलग करने का जो काम करेगा वो काइनेटोकोर होगा। तो इसके इधर इधर क्या होता है? काइनेटोकोर होता है जो इन दोनों को खींचता है। यहाँ तक होता है आपका प्रोफेज। अब खींच के अलग कर देगा, ठीक है। तो ये सब चीज़ें फिर आगे का प्रोसेस होगा, प्रोफेज में यहीं तक होता है। अब देखिए एक चीज़ यहाँ पे, जो सेंट्रियोल्स हैं ये क्या होते हैं? ये भी टूट करके दो भागों में इस तरीके से बढ़ जाता है, ठीक है। दो भागों में, ये मान लीजिए इस सेल है तो ये दो भागों में बढ़ गया, क्या है? सेंट्रियोल्स। अब ये सेंट्रियोल्स आगे चल करके यहाँ से एक फाइबर निकलता है और यहाँ से कनेक्ट हो जाता है इस तरीके से, और उसको खींचना लगता है, ठीक है। यहाँ तक है आपका प्रोफेज। अब प्रोफेज में जो प्रोसेस थे वो बता दिया गया है, ठीक है। प्रोफेज में क्या होता है? एक चीज़ को मेनली ध्यान रखना है कि प्रोफेज में क्या होता है कि जीन का हेरा फेरी होता है। कि यदि किसी पेरेंट्स का लक्षण है तो किसी चाइल्ड पे जाता है, किसी डॉटर सेल पे जा रहा है, तो वो किस अवस्था में जा रहा है? तो वो प्रोफेज में जा रहा है। ये पूछा जाता है कि किस अवस्था में जीन का एक जो हेरा फेरी होता है, क्रॉसिंग ओवर होता है, जीन का जो लक्षण ट्रांसफ़र होता है, उस किस अवस्था में होता है? तो प्रोफेज में होता है, ठीक है। यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे मान लीजिए कोई एक जीन है जिसमें मान लीजिए कोई पेरेंट्स का लंबा होने का लक्षण है, तो वो यदि लंबे हैं तो मान लीजिए वो लंबा वाला DNA इसमें आ गया,
तो अब ये दोनों अलग होगा। अब ये क्या होगा, ये जो क्रोमोसोम है ये क्रोमेटिक अलग होगा। अब ये क्रोमेटिक जो है ये क्रोमेटिक अलग होकर के क्या करेगा कि एक जो आपका आगे जाके जो फर्टिलाइज होगा तो वहाँ से एक नया शिशु निकलेगा, तो वहाँ पे क्या होगा कि ये गुण आपको देखने को मिलेगा, लंबा वाला गुण। इसी तरीके से जो भी जीन का हेराफेरी होता है वो किस पे होता है, वो प्रोफेज में होता है। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग मेटाफेज। देखिए मेटाफेज में क्या होता है, मेटाफेज क्या होता है, मिडिल। मेटाफेज क्या होता है, मिडिल। अब देखिए ये जो क्रोमोसोम है हम लोग यहाँ पे क्या मैंने यहाँ पे एक क्रोमोसोम को लिया है, सिर्फ और सिर्फ एक क्रोमोसोम को लिया है, लेकिन ऐसे ऐसे बहुत सारे क्रोमोसोम्स होते हैं। ऐसे ऐसे क्या होते हैं, बहुत सारे क्रोमोसोम होते हैं। आपको दिखाता हूँ, जैसे देखिए ऐसे ऐसे बहुत सारे क्रोमोसोम होते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपका इस तरीके से है, ऐसे और ऐसे मिल गया हुआ है, ऐसे 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 ऐसे, मतलब कि ये टूटने लायक अब बन चुके हैं। ठीक है, एक सेल के अंदर बहुत सारे क्रोमोसोम होते हैं। ह्यूमन बॉडी में 46 होता है, तो मैंने यहाँ पे 4 लिया है, स्पेस नहीं है। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि ये जो सेंट्रियोल्स है यहाँ पे आया जाता है, सेंट्रियोल्स, और ये क्या करता है, टूट करके ये फाइबर बनाता है। ठीक है, और यहाँ से कनेक्ट हो जाता है। किससे कनेक्ट हो जाता है, काइनेटोकोर से कनेक्ट होता है। जो यहाँ पे काइनेटोकोर था उससे कनेक्ट होता है। अब काइनेटोकोर से कनेक्ट होता है, ठीक है, तो ये आपका है मेटाफेज, मध्यावस्था। ठीक है, ये क्या है, मेटाफेज, मध्यावस्था। तो मेटाफेज में क्या होता है, जितने भी क्रोमोसोम्स होते हैं वो क्या होते हैं, मिडिल में आ जाते हैं। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है कि मेटाफेज में जितने भी क्रोमोसोम होते हैं वो क्या होते हैं, मिडिल में आ जाते हैं। आपसे पूछा ये जाता है कि जो रिसर्चर होते हैं वो रिसर्च करने के लिए किस अवस्था को प्रेफर करते हैं, तो वो होता है मध्यावस्था, क्योंकि इस अवस्था में ही क्रोमोसोम्स अच्छी तरीके से देखा जा सकता है। ठीक है, तो इसीलिए जो रिसर्चर होते हैं वो रिसर्च करने के लिए मेटाफेज, मध्यावस्था का यूज़ करते हैं, इसको ही ज़्यादा प्रेफर करते हैं। ठीक है, ये हो गया आपका मेटाफेज। अब देखिए इसके बाद क्या होगा, एनाफेज। एनाफेज में क्या होगा, देखिए एनाफेज में क्या होगा, पश्चावस्था मतलब बैक। एना मीन्स होता है बैक, मतलब ये खींचना शुरू करता है एक दूसरे को। क्या करता है, एक दूसरे को खींचना शुरू करता है, मतलब कि ये इधर खींचना शुरू करेगा इसको, ये इधर खींचना शुरू करेगा इसको, इधर खींचना शुरू करेगा इसको। ठीक है, ये इसको इधर खींचना शुरू करेगा। अब जब ये इधर खींचेगा तो ये जो है ये क्या होगा, अलग हो जाएगा। ये इसको खींचेगा, उसको खींचेगा, अलग कर देगा। देखिए ये जो 2 पार्ट में बटा हुआ है ना, ये क्या है, क्रोमेटिक है, क्रोमेटिक है। लेकिन इसको सिर्फ क्रोमेटिक नहीं कहा जाता है, इसको कहा जाता है सिस्टर क्रोमेटिक। ये 2 भाग में बढ़ चुका है, ये भी सिस्टर क्रोमेटिक है, ये भी सिस्टर क्रोमेटिक है। तो ये चीज़ होता है। ठीक है, ये हो गया आपका एनाफेज, जहाँ पे बैक, एनाफेज होता है बैक, मतलब ये पीछे की तरफ खींचता है। अब हो गया आपका टेलोफेज। टेलोफेज में क्या हो जाएगा, ये टूट के एकदम अलग हो जाएगा, अलग अलग हो जाएगा। ठीक है, ये आपका टेलोफेज हो जाएगा। तो टेलोफेज को भी देख लेते थोड़ा सा। देखिए अब यहाँ से क्या होगा, टेलोफेज में क्या हो जाएगा कि ये जो सेल है इसके अंदर जो क्रोमोसोम्स हैं वो एक अलग डीएनए इस तरीके से बन जाएगा। ओके, अब क्या हुआ है, दोनों अलग अलग हो गया है। अब अलग अलग हो गया है तो देखिए अब यहाँ पे एक अलग न्यूक्लियस बन सकता है, इसका एक अलग न्यूक्लियस बन सकता है, और बन जाता है न्यूक्लियस। ठीक है, यहाँ पे एक न्यूक्लियस बन जाता है, और न्यूक्लियस के चारों ओर क्या होता है, मेम्ब्रेन होता है, तो वो मेम्ब्रेन भी दिखना शुरू हो जाता है। ठीक है, बनना शुरू हो जाता है इस तरीके से। फिर आगे जाकर भी यही प्रोसेस इस पे लगेगा, फिर ये टूटेगा 2 में, ये टूटेगा 2 में, तो ये प्रोसेस चलते रहता है। तो टेलोफेज क्या है, अंत्यावस्था है, जो यहाँ पे ये होता है। ठीक है, टेलोफेज में क्या होता है कि टेलोफेज में आपका जो न्यूक्लियस है वो बनना शुरू हो जाता है। 2 जो सिस्टर क्रोमेटिक था वो दोनों अलग होकर के एक अलग अलग डीएनए, अलग अलग न्यूक्लियस बनाना शुरू करता है, सेल बनाना शुरू करता है। ठीक, ये हो गया आपका कैरियोकाइनेसिस, जहाँ पे आपका न्यूक्लियस का डिवीज़न होता है। ओके, नेक्स्ट जो था आपका, इसके बाद क्या है, इसके बाद है आपका साइटोकाइनेसिस। न्यूक्लियस का डिवीज़न हो चुका है। न्यूक्लियस के अलावे जो आपका साइटोप्लाज्म अब इसका डिवीज़न होगा, और इसका डिवीज़न होकर के ये 2 पार्ट में बटेगा। ये 2 अलग अलग न्यूक्लियस बन चुका है। अब जो 2 अलग अलग न्यूक्लियस बन चुका है
तो क्या होगा, अब 2 अलग अलग सेल बनेगा और ये चीज़ भी अब क्या होगा, 2 पार्ट में बटेगा। तो साइटोप्लाज्म का अब डिवीज़न होगा और साइटोप्लाज्म का डिवीज़न साइटोकाइनेसिस कहा जाता है। ठीक है, देखते हैं उसको। यहाँ तक ही हम लोगों को मेन चीज़ था प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टेलोफेज। ठीक है, ये दोनों में होता है, चाहे आपका माइटोसिस हो या फिर मियोसिस हो। मेन चीज़ आपको ये ध्यान रखना कि प्रोफेज में जीन का हेराफेरी होता है, जीन ट्रांसफ़र होता है। मेटाफेज में क्या होता है कि मेटाफेज में ये वो अवस्था है जहाँ पे रिसर्चर क्या करते हैं, इसको प्रेफर करते हैं यहाँ पे रिसर्च करने के लिए, क्योंकि यहाँ पे अच्छी तरीके से जो क्रोमोसोम्स है उसको देखा जा सकता है। ठीक, अब चलते हैं आगे। यहाँ पे कैरियोकाइनेसिस का प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है, 2 न्यूक्लियस का निर्माण हो चुका है। अब साइटोप्लाज्म का डिवीज़न होगा और साइटोप्लाज्म भी डिवाइड होगा और 2 नई सेल का निर्माण होगा। अब देखेंगे साइटोकाइनेसिस को। साइटोकाइनेसिस क्या है, ये कोशिका द्रव्य का विभाजन है। ठीक है, कोशिका द्रव्य का विभाजन है। ठीक है, मतलब कि साइटोप्लाज्म का डिवीज़न को साइटोकाइनेसिस कहा जाता है। इस पे क्या होता है, देखिए सबसे पहले हम लोग एम फेज़ को एम फेज़ में आपका जो आपका कैरियोकाइनेसिस था, न्यूक्लियस का डिवीज़न था, वो देख चुके थे। तो यहाँ पे एक न्यूक्लियस बन चुका है, यहाँ पर एक अलग न्यूक्लियस बन चुका है। ठीक है, अब देखिए आप यहाँ पे ये क्या होगा कि ये धीरे धीरे यहाँ पर इस प्रेशर पड़ के यहाँ पे ये इस तरीके से शेप लेना शुरू कर देता है। ठीक है, यहाँ पर भी ये इस तरीके से शेप लेना शुरू कर देता है और ये आगे जा कर के एक अलग पार्ट में इस तरीके से बढ़ जाता है। ये आपका साइटोकाइनेसिस पे होता है। ठीक है, एक कंप्लीट आपका सेल से 2 कंप्लीट सेल का निर्माण होता है। ठीक, हम लोग ये देखेंगे, अब एक बार देख लेते हैं कंप्लीट कि हम लोग क्या क्या पढ़े थे, उस चीज़ को सही से देख लेते हैं। हम लोग सेल डिवीज़न को पूरी तरीके से देख चुके हैं कि सेल डिवीज़न कैसे होता है। ठीक है, पहले उसका केंद्र का डिवीज़न होता है, फिर कोशिका द्रव्य का होता है, पहले न्यूक्लियस का होता है, फिर साइटोप्लाज्म का होता है। ठीक है, न्यूक्लियस का डिवीज़न क्या होता है, कैरियोकाइनेसिस, और कोशिका द्रव्य मतलब कि साइटोप्लाज्म का डिवीज़न साइटोकाइनेसिस होता है। एक बार सही तरीके से देख लेते हैं हम लोग क्या क्या पढ़े थे शुरू से लेकर लास्ट तक। आप देखो कि इस चार्ट से हम लोग समझेंगे, इस ग्राफ से हम लोग समझेंगे हम लोग क्या क्या पहले पढ़ चुके थे। पहला आपका क्या था, इंटरफेस। तो मान लेते हैं यहाँ से लेकर के यहाँ तक आपका इंटरफेस है। तो इंटरफेस में पहला क्या था, जीवन फेज। जीवन फेज यही था। दूसरा क्या था, एस फेज, सिंथेटिक फेज। तीसरा क्या था, G2 फेज। G2 फेज यही पढ़े थे। मतलब यहाँ से लेकर के यहाँ तक क्या है, आपका इंटरफेज है, इंटरफेज है, यही तो। अब इंटरफेज के बाद क्या था, एम फेज था। तो यहाँ से यहाँ तक क्या हो जाएगा, एम फेज हो जाएगा। यहाँ से यहाँ तक क्या हो जाएगा, एम फेज हो जाएगा, एम फेज। ठीक है, एम फेज में क्या था, 2 टाइप्स थे। एक था आपका केंद्रक विभाजन और दूसरा था आपका कोशिका द्रव्य का विभाजन। तो केंद्रक विभाजन को क्या कहते थे हम लोग, कैरियोकाइनेसिस कहते थे, यही तो। अब कैरियोकाइनेसिस 4 टाइप्स के होते थे। ठीक है, देखिए आप यहाँ पे ये मान लीजिए कैरियोकाइनेसिस है। ठीक है, कैरियो लिख लेता हूँ। ठीक है, कैरियोकाइनेसिस है ये। और ये क्या है आपका, ये है आपका साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस मतलब ये आपका कोशिका द्रव्य का विभाजन, ये आपका केंद्रक द्रव्य का विभाजन, यही तो होता था। पहले जीवन फेज, पहले वो अपने आप को प्रिपेयर कर रहा है, प्रोटीन बना रहा है, फिर डीएनए को रेप्लिकेट किया, डीएनए बनाया, उस तरह से फिर से ये अपने आप को प्रोटीन बनाता है, उस अपने आप को कंप्लीट ग्रोथ करता है। यहाँ तक ग्रोथ करने के बाद अब वो एम फेज में आता है और एम फेज के कैरियोकाइनेसिस प्रोसेस पे आता है। मतलब कि अब केंद्रक का विभाजन होता है और केंद्रक का विभाजन होना शुरू हो जाता है। ठीक है, तो केंद्रक विभाजन 4 प्रोसेस पे खत्म होता है। ठीक है, हम लोग पहले पढ़े थे क्या, प्रोफेज। ठीक है, दूसरा पढ़े हम लोग मेटाफेज, मतलब कि प्रारंभिक अवस्था, मध्य अवस्था, मतलब मेटाफेज मतलब मिडिल फेज। ठीक है, और तीसरा आपका क्या पढ़े थे हम लोग, एनाफेज, मतलब कि आपका पश्चावस्था। ठीक है, और जो चौथा था वो आपका लास्ट था, क्या था, टेलोफेज, मतलब कि अंत्य अवस्था। ठीक है,
तो यहाँ तक कैरियोकाइनेसिस कंप्लीट होता है, यहाँ तक जो केंद्रक होता है वो कंप्लीट तरीके से डिवाइड हो चुका होता है। अब हम लोग आते हैं उसके साइटोप्लाज्म के डिवीज़न में, कोशिका द्रव्य के विभाजन में, तो वहाँ पर फिर साइटोकाइनेसिस होता है। ठीक है, तो ये टोटल कंप्लीट चीज़ थी जहाँ तक हम लोग पढ़े थे। ठीक है, तो आई थिंक यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो कोशिका विभाजन यहाँ तक हम लोग कंप्लीट होता है। ठीक है, इसका जो पार्ट 1 है उसका वीडियो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, उसका लिंक वो जाकर के आप लोग देख सकते हैं। ये पार्ट 2 है। ठीक है, यदि वीडियो अच्छा लगा हो देन प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट जरूर कीजिए। थैंक यू सो मच।